नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल में। मैं हूं नीरज कुमार कैथल। फ्रेंड्स, इस यूट्यूब चैनल पर, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल पर आज से एक नई एनक्लेक्स क्वेश्चन एंड आंसर बेस्ड वीडियो सीरीज शुरू की जा रही है। इस वीडियो सीरीज को शुरू करने का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पर्पस ये है कि नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा अपग्रेडेशंस आ गए हैं। नर्सिंग कंपटीशन का लेवल बहुत ही ज्यादा अपग्रेडेड हो गया है। उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस चैनल पर आपको रेगुलरली इंपॉर्टेंट एनक्लेक्स क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि फुल्ली एक्सप्लेन्ड होंगे और सब कुछ हिंदी में होगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस बेहतरीन वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। हमारा क्वेश्चन है, ओल्ड मेल क्लाइंट केम इन emergency with complaint of crushing substernal chest pain that radiated to shoulder and left arm. Admission diagnosis was acute myocardial infarction and the doctor orders oxygen by nasal cannula at the rate of 4 liters per minute. Chest radiograph, blood work, 12 lead ECG, 2 mg morphine sulfate IV। अब इस पूरे क्वेश्चन को हम हिंदी में समझते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है। सबसे पहली बात है कि एक ओल्ड मेल क्लाइंट है, एक बुजुर्ग पेशेंट है जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है और उसे क्या तकलीफ है? उसे तकलीफ है कि उसे क्रशिंग सबस्टर्नल चेस्ट पेन हो रहा है। क्रशिंग सबस्टर्नल चेस्ट पेन। क्रशिंग जो वर्ड होता है, क्रशिंग का हिंदी मीनिंग होता है पीसना किसी भी चीज को। हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में क्रशिंग से यह मतलब ले सकते हैं कि उसे बहुत ही ज्यादा तेज पेन हो रहा है। ठीक है। अब उसके बाद सबस्टर्नल एरिया कौन सा होता है? हमारे जो चेस्ट है, चेस्ट के मिडिल पार्ट में एक बोन पाई जाती है जिसे हम ब्रेस्ट बोन या स्टर्नम बोन के नाम से जानते हैं। इस स्टर्नम बोन के जस्ट नीचे या पीछे की तरफ जो पेन होगा उसे हम सबस्टर्नल पेन कहेंगे। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति को, ओल्ड पेशेंट को जो कि इमरजेंसी में आया है, उसे क्रशिंग सबस्टर्नल चेस्ट पेन हो रहा है और ये पेन क्या हो रहा है? रेडिएट हो रहा है, यानी कि एक जगह से पेन शुरू हो रहा है और दूसरी जगह तक फैल रहा है। कहां तक फैल रहा है? टू शोल्डर एंड लेफ्ट आर्म। वह पेन उसके शोल्डर और लेफ्ट आर्म तक फैल रहा है। इस ओल्ड एज पेशेंट को अटेंड करने के बाद ऑन ड्यूटी हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डॉक्टर ने फर्स्ट एडमिशन डायग्नोसिस बताया कि इसे एक्यूट एमआई है या हो सकता है। इस चीज को कंफर्म करने के लिए उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशंस लिखाए और साथ साथ ये भी इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप इस पेशेंट को एडमिट कीजिए और उसे नेजल कैन्युला के द्वारा एट द रेट 4 लीटर्स पर मिनट ऑक्सीजन दे। साथ ही उसका चेस्ट रेडियोग्राफ यानी एक्सरे कराएं और उसकी 12 लीड ईसीजी भी ऑब्टेन करें, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस परफॉर्म करें और साथ ही साथ 2 mg मॉर्फिन सल्फेट आईवी दीजिए। आपने पूरे क्वेश्चन को समझ लिया है, पूरी कंडीशंस को समझ लिया है। पेशेंट ओल्ड एज था, उसे सबस्टर्नल पेन हो रहा था जो कि रेडिएट हो रहा था लेफ्ट शोल्डर तक, और जैसे ही डॉक्टर ने उसे अटेंड किया तो डॉक्टर को शंका हुई कि इसे एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो रहा है। तो उसने पेशेंट को एडमिट करते हुए हमें इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप इस पेशेंट का ईसीजी चेक कीजिए, चेस्ट रेडियोग्राफ चेक कीजिए, ऑक्सीजन प्रोवाइड कीजिए, आईवी मॉर्फिन सल्फेट दीजिए और साथ साथ में उसकी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस परफॉर्म करवाइए। अब इस क्वेश्चन में हमसे यह पूछा जा रहा है कि इन सभी प्रोसेस को जो कि डॉक्टर ने हमें एज अ नर्सिंग ऑफिसर करने के लिए कहा है, उन सब में सबसे पहले आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, ब्लड वर्क। क्या आप उसकी जो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस लिखे गए हैं उनके लिए सैंपल निकालेंगे और लैब तक पहुंचाएंगे? या फिर सेकंड ऑप्शन है कि आप अपने कोवर्कर्स को कहेंगे कि आप पेशेंट का चेस्ट रेडियोग्राफ लें, एक्सरे कराएं, या फिर आप उसकी 12 लीड ईसीजी परफॉर्म करेंगे।
या फिर उसे 2 mg मॉर्फिन सल्फेट आईवी एडमिनिस्टर करेंगे। दोस्तों, एनक्लेक्स एग्जाम की ये खासियत होती है कि इस तरह के क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस बताए जाते हैं वो सभी सही होते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चंस के अंदर प्रायोरिटी डिसाइड करनी होती है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, कौन सी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसे परफॉर्म करना पेशेंट की लाइफ को बचाने के लिए सबसे जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए कि इन चारों ऑप्शंस में इस कंडीशन को देखते हुए आप क्या करेंगे। आंसर को आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो दोस्तों, क्या है आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सबसे पहले हम पेशेंट को 2 mg 2 mg मॉर्फिन सल्फेट आईवी एडमिनिस्टर करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो प्रायोरिटी असेसमेंट रहेगा, हमारी जो प्रायोरिटी रहेगी वो पेशेंट को पेन रिलीफ कराना रहेगा। बाकी सब चीजों के लिए, जैसे मान लीजिए आप ब्लड वर्क करेंगे, इस ब्लड वर्क को परफॉर्म करने के लिए समय लगेगा, ब्लड इन्वेस्टिगेशन लैब तक पहुंचाएंगे आप, वहां से रिपोर्ट आएगी, तो इससे पेशेंट को रिलीफ नहीं होगा। सेम कंडीशन चेस्ट रेडियोग्राफ और ईसीजी में भी होगी, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर पेशेंट को पेन से रिलीफ पहुंचाना। इसीलिए हम करेंगे 2 mg मॉर्फिन सल्फेट आईवी एडमिनिस्टर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का तो आपने आंसर जान लिया कि इन चारों ऑप्शन से हमें पूछा जाए तो हमारी जो प्रायोरिटी एक्शन होगा वो होगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 2 mg मॉर्फिन सल्फेट आईवी। अब इसी क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और बनता है। अगर मान लीजिए सेम सिचुएशन है, सेम कंडीशंस है, उसके बाद आपको 4 की बजाय 5 ऑप्शंस में से कोई एक सेलेक्ट करना हो तो उसका आंसर क्या होगा? 5 ऑप्शंस कौन से होंगे मैं आपको बताता हूं। अगर मान लीजिए सेम कंडीशन को फेस करता हुआ क्लाइंट आता है, उसमें आपको ऑप्शन ए पूछा जाए, क्या आप उस पेशेंट के इलाज में सबसे पहले उसे ऑक्सीजन देंगे, या फिर उसके चेस्ट रेडियोग्राफ करवाएंगे, एक्सरे करवाएंगे, या फिर उसके ब्लड इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट भेजेंगे, या फिर उसे 12 लीड ईसीजी करवाएंगे, या फिर मॉर्फिन सल्फेट एडमिनिस्टर करेंगे। इस सिचुएशन में आप सबसे ज्यादा एक्यूरेट क्या मानते हैं? सबसे पहले आप क्या करेंगे? सेम कंडीशन है, एक ऑप्शन ऐड कर दिया है हमने। तो दोस्तों, इस कंडीशन के अंदर हमारा आंसर बिल्कुल अलग होगा। आइए जानते हैं कैसे। इस कंडीशन में हमारा राइट आंसर होगा ऑक्सीजन बाय नेजल कैन्युला। सबसे पहले हम पेशेंट जैसे ही ये कंप्लेन करता हुआ हमारे पास आएगा, हेल्थ केयर प्रोवाइडर अपना ऑर्डर लिखेगा, तो सबसे पहले हमको उसे ऑक्सीजन स्टार्ट करनी है। पेशेंट को नेजल कैन्युला के थ्रू 4 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब पेशेंट को एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन अटैक आता है तो उसकी जो हार्ट की 3 लेयर्स होते हैं, जो बीच वाली लेयर होती है उसे हम मायोकार्डियम लेयर कहते हैं, वहां की सेल्स तक जो ब्लड होता है वो प्रॉपरली पहुंच नहीं पाता, इस कारण से वहां की सेल्स डेथ होने लगती है, मरने लगती हैं। तो इस सिचुएशन को बचाने के लिए कि हार्ट की सेल्स डेथ ना हो, नेक्रोसिस ना हो, वहां पर स्कार फॉर्मेशन ना हो, इस चीज से बचने के लिए सबसे पहले हम पेशेंट को नेजल कैन्युला की सहायता से ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे और फिर उसके बाद पेशेंट को मॉर्फिन सल्फेट एडमिनिस्टर करेंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसी पर्टिकुलर टर्म्स हैं जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। तो अब हम उन टर्म्स को एक्सप्लेन करते हैं। ये क्वेश्चन हमने कार्डियक सिस्टम के पर्टिकुलर हार्ट से लिया था, तो हार्ट के बारे में कुछ बेसिक चीजों को जान लेते हैं। हार्ट की जो कवरिंग होती है उसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसे हम पेरिकार्डियम लेयर बोलते हैं। पेरिकार्डियम लेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, और यह टफ होती है और कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है। हार्ट की जो सेकंड मिडिल लेयर होती है उसे हम मायोकार्डियम के नाम से जानते हैं। हमने अभी डिस्कस किया था टॉपिक एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन का मतलब है मायोकार्डियम लेयर में सेल्स का डेथ होना। इंफ्रैक्शंस का मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण सेल्स का डेथ होना। हार्ट की मिडिल मायोकार्डियम लेयर में सेल्स का ऑक्सीजन की कमी के कारण डेथ होना मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन कहलाता है।
मायोकार्डियम लेयर मिडिल लेयर है और ये मस्क्यूलर लेयर कहलाती है। हार्ट की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसे हम एंडोकार्डियम के नाम से जानते हैं और यह एपिथेलियल टिश्यूज की बनी होती है। एनक्लेक्स एग्जाम्स में आप बार बार एक वर्ड देखेंगे एक्यूट। एक्यूट वर्ड का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है? एक्यूट वर्ड का एक्चुअल मीनिंग होता है वेरी सीरियस और बिकमिंग डेंजरस वेरी क्विकली। ऐसी कंडीशन या ऐसा डिजीज जो कि बहुत ही ज्यादा घातक होता है, खतरनाक होता है, या फिर वह बहुत जल्दी डेंजरस स्टेट में पहुंच जाता है, बहुत ही तेजी से खतरनाक स्थिति में पहुंच जाता है। सेकेंड वर्ड यहां पर यूज किया था हमने स्टर्नम बोन। स्टर्नम बोन को हमने बताया था कि हमारे चेस्ट के मिडिल पार्ट में, हमारे चेस्ट के मिडिल पार्ट में फ्लैट लॉन्ग बोन होती है जिसे हम स्टर्नम बोन कहते हैं। इसे हम ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग जानकारी देना चाहता हूं जो कि एनाटॉमिकल पार्ट से रिलेटेड है। हमारा जो रिब केज होता है इसमें टोटल 12 जोड़ी पसलियां या रिब्स पाई जाती हैं। हमारी 12 जोड़ी पसलियों की शुरुआती 7 जोड़ी पसलियां स्टर्नम बोन से आगे के हिस्से से कनेक्टेड रहती हैं और पीछे वर्टिब्रे कॉलम से कनेक्टेड रहती हैं। तो इन 7 जोड़ी रिब्स या पसलियों को हम ट्रू रिब्स कहते हैं और बाकी की बची 5 जोड़ी पसलियां या रिब्स फॉल्स रिब्स कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि डायग्नोसिस क्या होता है। डायग्नोसिस की डेफिनेशन क्या है? डायग्नोसिस इज अ एक्ट ऑफ सेइंग एग्जैक्टली व्हाट इलनेस अ पर्सन हैज और व्हाट द कॉज ऑफ प्रॉब्लम इज। डायग्नोसिस का मतलब है कि किसी पेशेंट या रोगी में मुख्य प्रॉब्लम क्या है इसका पता लगाना या फिर उस प्रॉब्लम का मुख्य कारण क्या है इस चीज का पता लगाना। इसे हिंदी में हम रोग निदान भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टर्म है मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। मायोकार्डियल इंफ्राक्शन को हम हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं। इट इज ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल विदाउट ब्लड सप्लाई, सेल्स लैक ऑक्सीजन एंड डाई। मायोकार्डियल इंफ्राक्शन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मायोकार्डियल सेल्स तक ब्लड नहीं पहुंच पाता और ब्लड के वहां तक ना पहुंचने के कारण ऑक्सीजन उन टिश्यूज तक नहीं पहुंचती और वो सेल्स डेड हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंफ्राक्शन। इंफ्राक्शन का मतलब है डेड ऑफ टिश्यू और हम डेड टिश्यूज को इंफ्राक्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस करेंगे मेडिकल इक्विपमेंट नेजल कैन्यूला की। नेजल कैन्यूला एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवर करने के काम आता है। यह उन पेशेंट के लिए यूज किया जाता है जो कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है, उन्हें रेस्पिरेटरी हेल्प की आवश्यकता है। हॉस्पिटल में काम करने वाले सभी हेल्थ पर्सोनल्स ने इस इक्विपमेंट को जरूर देखा होगा, मोस्टली सबने यूज भी किया होगा। हम आपको बता दें यह एक पतली लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसका एक छोर ऑक्सीजन सोर्स से कनेक्ट रहता है जबकि दूसरा छोर जिसमें कि 2 प्रोंग्स बने होते हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि पेशेंट की नाक में लगा दिया जाता है और इस वायर को पेशेंट के कान से होते हुए आगे रखा जाता है। यहां से ऑक्सीजन सोर्स से ऑक्सीजन आती है और इसके थ्रू पेशेंट तक डिलीवर हो जाती है। इस नेजल कैन्यूला इक्विपमेंट की मदद से हम स्मॉल अमाउंट ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं, स्मॉल अमाउंट में सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं लगभग 5 लीटर पर मिनट तक। यदि किसी पेशेंट को 5 लीटर पर मिनट तक सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो आप नेजल कैन्यूला के थ्रू उसे दे सकते हैं। इस इक्विपमेंट की सहायता से हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन जो डिलीवर कर सकते हैं वो होता है 28 से 44% अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है 12 लीड ईसीजी। 12 लीड ईसीजी का नाम सुनते ही स्टूडेंट्स के मन में एक कंफ्यूजन आ जाता है, क्या इस प्रकार की ईसीजी को परफॉर्म करते वक्त हम पेशेंट में टोटल 12 लीड्स प्लेस करते हैं, कनेक्ट करते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल ईसीजी की तरह इस ईसीजी में भी 10 ही लीड्स पेशेंट में कनेक्ट की जाती हैं। इस डमी को आप देखिए, इसके ऊपर जो ये वॉयलेट कलर के डॉट्स दिखाए गए हैं ये टोटल
इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि पेशेंट पर प्लेस किए गए हैं। 2 हाथों पर हैं इलेक्ट्रोड्स और 2 पैरों में हैं, और बाकी के जो इस रीजन में चेस्ट वाला रीजन है इसमें हम 6 इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करते हैं। आइए डेफिनेशन देखते हैं। 12 लीड ECG is performed to get complete picture of heart's electrical activity। 12 लीड ECG की सहायता से हम हार्ट की कंप्लीट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की कंप्लीट पिक्चर ले सकते हैं। सिंपली हम कहें तो 12 लीड ECG की सहायता से हम 12 ऐसे पॉइंट्स से हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ट्रेस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। 12 लीड ECG मतलब 12 पॉइंट से हम उसकी फोटोग्राफी कर रहे हैं। 12 लीड ECG को परफॉर्म करने का जो मेन इंपॉर्टेंट पर्पस है वो ये होता है कि इसकी सहायता से हम कार्डिक इस्चीमिया को डायग्नोज करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मॉर्फिन ड्रग। मॉर्फिन ड्रग को हम मॉर्फिन सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। मायोकार्डियल इंफ्राक्शन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिकेशन है। मॉर्फिन जो ड्रग है उसे हम ओपिएट यानी ओपियम फैमिली से डिराइव करते हैं, और ये ड्रग डायरेक्टली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है, जिससे हमें पेन कम फील होता है। यह सीवियर पेन को रिड्यूस करने के लिए मोस्टली काम में ली जाती हैं। इस उपयोगी ड्रग के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे इस ड्रग को लेने के कारण हमारे रेस्पिरेशन और बीपी दोनों कम होने लगते हैं। मॉर्फिन ड्रग का लगातार सेवन के कारण पेशेंट इसका एडिक्ट भी हो जाता है और एब्यूज करने लगता है। इस ड्रग की जो डोज है अगर उसे हम लगातार लें तो एडिक्शन के कारण यदि आप सडनली इसकी डोज को कम करते हैं या बंद करते हैं तो पेशेंट में मॉर्फिन विड्रॉल सिम्टम्स आ सकते हैं। सो एवरीवन, ये था हमारा एनक्लेक्स सीरीज क्वेश्चन एंड आंसर्स का पार्ट 1। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। होपफुली हम उसको बहुत ही जल्दी आंसर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।